मेरे प्रिय विद्यार्थियों, फूलों में निषेचन के पूर्व एक मुख्य घटना संपन्न होती है जिसे परागन कहा जाता है। परागन एक आवश्यक प्रक्रिया है जो फूलों में निषेचन के पहले संपन्न होती है। इस प्रक्रिया में परागकण, फूल में बनते हैं परागकण। इस प्रक्रिया में फूलों में परागकण परागकोश या नर भाग का एक अंग है, पार्ट है। फूलों में परागकण के परागकोश से निकलकर पिस्टिल के स्टिग्मा तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागन कहा जाता है। इसे एक सेंटेंस में मैं स्पष्ट कर दिया हूं। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स, ए मेल गैमिट फूल का ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ पिस्टिल इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस पॉलिनेशन या परागन को मैं एक चित्र में यहाँ स्पष्ट किया हूँ। देखिए, यह एक फ्लावर है। फ्लावर का यह फीमेल पार्ट, नारी भाग है। इस नारी भाग को कहा जाता है पिस्टिल। ये पिस्टिल है, फ्लावर का फीमेल पार्ट, नारी अंग। इसका सबसे ऊपरी भाग एक चौड़ा चपटा होता है। इस भाग को कहते हैं स्टिग्मा। इसके बगल में ही फूल का ये नर भाग है। इस नर भाग को कहते हैं स्टामेन, पुंकेसर। इसका ऊपरी भाग यह है एंथर। इसी एंथर में परागकण बनता है। इसे मैं टॉपिक सेकेंड में बता दिया हूं। यह परागकण बनने के बाद एक परागकोश ब्रस्ट कर जाती है, फटती है। इससे परागकण बाहर निकल आते हैं। आगे परागकण कई माध्यमों से अपने आप ही हवा से उड़कर कीट पतंगों द्वारा यहाँ से निकलकर ये फूल के जो फीमेल पार्ट है पिस्टिल, इसके स्टिग्मा पर गिरता है। इस तरह से परागकण का स्थानांतरण होता है। परागकण स्टामेन के एंथर से निकलकर पिस्टिल के स्टिग्मा तक पहुंचता है। परागकण के इसी स्थानांतरण को परागन, पॉलिनेशन कहा जाता है। जिसे मैं यहाँ चित्र में स्पष्ट कर दिया हूँ। यहाँ से ये ट्रांसफर करके यहाँ आ रहा है। एक ही सेंटेंस में इसको याद रखना है। ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इस परागन के दो प्रकार होते हैं। एक होता है स्वपरागन, सेकेंड है इसका परपरागन। स्वपरागन को होमोगैमी या सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है। लेकिन इस स्वपरागन के भी दो प्रकार हैं। जो मैं लिख दिया हूं, इसके भी दो प्रकार होते हैं। एक है ऑटोगैमी, जब एक ही फूल में परागकण, इसे देखिए एक ही फूल है, इसमें ये नर भाग है, ये नारी भाग है, और एक ही फूल का परागकण यहाँ से निकलकर यहाँ गिरता है। जब एक ही फूल में परागकण का स्थानांतरण होता है तो इसे कहते हैं ऑटोगैमी। एक ही फूल में परागकण का स्थानांतरण, यह है ऑटोगैमी। लेकिन इसका एक अन्य ही प्रकार है, ये स्वपरागन का ही। इसे कहते हैं जिटोनोगैमी। जिटोनोगैमी में फूल अलग अलग होंगे लेकिन पौधा एक ही होगा। एक ही पौधा में कई फूल होते हैं। जैसे देखिएगा धतुरा का या अन्य पौधे बगीचे में, खेतों में देखिए कद्दू का फूल होगा, तो फूल बहुत सारे हैं लेकिन पौधा एक ही हो।
एक ही पौधा के विभिन्न फूलों में जब परागकण का स्थानांतरण होता है तो इसे कहते हैं जिटोनोगेमी। ये ऑटोगेमी जिटोनोगेमी दोनों को एक साथ कहा जाता है होमोगेमी। इसे हम अलग फिगर बनाकर आपको स्पष्ट करेंगे। यहाँ इतना ही जानिए कि परागन के दो प्रकार होते हैं, एक स्वपरागन और परपरागन। लेकिन स्वपरागन के भी दो प्रकार हैं, ऑटोगेमी और जिटोनोगेमी। जब एक ही फूल में परागकण का स्थानांतरण होगा तो इसे कहेंगे ऑटोगेमी। लेकिन थोड़ा अंतर है, एक ही पौधा होना चाहिए। पौधा में कई फूल हो सकते हैं, एक ही पौधा के विभिन्न फूलों में, अलग अलग फूलों में जब परागकण का स्थानांतरण होता है तो इसे कहते हैं जिटोनोगेमी। अब परपरागन का दूसरा प्रकार है, इसे कहते हैं परपरागन, क्रॉस पोलिनेशन, या इसे कहा था जिनोगेमी। इसमें पौधा अलग अलग होगा, एक ही पौधा नहीं, अलग अलग पौधों के फूलों में परागकण का स्थानांतरण होते हैं। लेकिन ये सभी पौधे एक ही जाति का होना चाहिए। जाति दिखा, जाति कहने का मतलब है कि खेतों में बैगन का पौधा लगा हुआ है तो कई पौधे हैं, एक पौधा का परागकण दूसरे पौधा के फूल में जाके गिरे, लेकिन वह पौधा बैगन ही होना चाहिए। यह नहीं हो सकता है कि खेतों में आप बैगन भी लगाए हुए हैं, टमाटर भी है, तो बैगन का परागकण जाके टमाटर में गिर जाए, तो इस प्रकार से परागन असफल हो जाता है। ये परागन नहीं होता है। परागन पर परागन होगा, इसमें पौधों की जाति एक ही होना चाहिए, पौधे अलग अलग होते हैं। तो इसे पर परागन और स्वपरागन को मैं एक अलग चित्र बनाकर स्पष्ट कर रहा हूं। देखिए विद्यार्थियों, मैं यहाँ स्पष्ट कर रहा हूं, ये दो पौधे हैं, लेकिन दोनों पौधा एक ही जाति होना चाहिए, जाति एक ही है। तो मैं यहाँ लिख दिया हूं एक ही जाति के पौधे, सेम स्पीसीज ऑफ प्लांट्स। आप मान लीजिए कि दोनों ये धतूरा का पौधा है, लेकिन दोनों धतूरा ही होना चाहिए, कोई अलग पौधा नहीं। एक ही पौधे में कई फूल होते हैं, एक ही फूल का एक नर भाग है, स्टामेन है, नर भाग है। यहाँ बना एक परागकण, देख रहे हैं परागकण है। परागकण यहाँ से निकलकर इसके स्टिग्मा पर गिर जाएंगे। यह है फीमेल पार्ट, पिस्टिल, पिस्टिल का ऊपरी भाग है, स्टिग्मा। यहाँ से निकलकर यहाँ गिरेंगे। जब एक ही फूल में परागकण का स्थानांतरण होगा तो इसे कहते हैं ऑटोगेमी। लेकिन जब एक ही पौधा में कई फूल हो सकते हैं, एक फूल का परागकण दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंच जाए किसी भी माध्यम से, हवा से, कीट पतंग से, लेकिन माध्यम होगा, बिना माध्यम के तो आएगा नहीं। एक ही फूल में बिना माध्यम के आ सकता है, लेकिन जब अलग अलग फूल हो जाएंगे तो इसे माध्यम चाहिए। सबसे अच्छा माध्यम कीट पतंग है, हवा भी है। तो जब परागकण एक ही पौधा के एक फूल से निकलकर दूसरे फूल के स्टिग्मा पर पहुंचता है तो इस घटना को कहा जाता है जिटोनोगेमी। ऑटोगेमी एंड जिटोनोगेमी। ऑटोगेमी में एक ही फूल होगा और जिटोनोगेमी में एक पौधा के अलग अलग फूलों में परागकण के स्थानांतरण होते हैं। इन दोनों को एक साथ कहते हैं होमोगेमी या स्वपरागन। एक ही फूल हो या एक ही पौधा के अलग अलग फूल हो, दोनों को एक साथ स्वपरागन कहते हैं। यही देखेंगे दूसरा, एक अलग पौधा भी है, खेत में एक साथ कई पौधे हो सकते हैं। खेत में मकई लगाए हैं तो बहुत सारे मकई पौधे हैं, एक पौधा का परागकण दूसरे पौधे में जाकर फूलों पर गिरते हैं। तो देखिए यहाँ का परागकण है, ये यहाँ पहुँच रहा है दूसरे फूल में, लेकिन यहाँ कोई माध्यम चाहिए। माध्यम हवा हो सकता है। यहाँ मैं देखिए कीट पतंग को दिखा दिया हूँ, एक छोटा सा कीट पतंग है, तो इस फूल पर बैठा था, परागकण को अपने पैरों में चिपका लिया, आरे आकर यहाँ बैठ जाएगा। तो जब यहाँ बैठेगा तो परागकण को अपने साथ ले आएगा। और आप सभी जानते हैं ये कीट पतंग फूलों पर क्यों आते हैं, तो अधिकांश जैसे मधुमक्खियाँ हैं तो आती हैं परागकण से ये नेक्टर मधु चूसने के लिए। तो जब ये आकर यहाँ से यहाँ आकर बैठेगा तो यहाँ जो परागकण लगा हुआ है ये यहाँ पर पहुँच जाएगा। तो जब एक ही जाति के अलग अलग पौधों के फूलों में परागकण का स्थानांतरण होता है
इसे कहा जाता है पर परागन या क्रॉस पॉलिनेशन। इसके लिए माध्यम जरूरी है, सबसे अच्छा माध्यम ऐसे। यहाँ ध्यान रखना है कि पौधा की जाति एक ही होना चाहिए। अलग अलग पौधों की जाति में जब ऐसा होगा तो परागण नहीं होगा। ये हो सकता है कि आपके खेतों में बैगन है, हो सकता है एक गोल बैगन हो, दूसरा लंबा बैगन हो, इससे कोई अंतर नहीं है, परागण हो जाएगा। लेकिन ये नहीं हो सकता है कि बैगन का परागण यदि आप टमाटर में पहुंचा दें तो हम समझें कि परागण हो गया, ये परागण नहीं होगा, ये असफल हो जाएगा और इसे पर परागण नहीं कहेंगे। पर परागण होगा, जाति एक ही होना चाहिए, पौधा अलग अलग हो, एक पौधे के फूल से निकलकर दूसरे पौधों के फूलों पर जब गिरेगा तो इसे कहेंगे पर परागण। लेकिन कंडीशन है दोनों पौधों की जाति एक होना चाहिए। थैंक यू, आपको मैं पर परागण के प्रकार बता दिया। अब आगे जानेंगे कि स्वपरागण पर परागण होता है, लेकिन इसके कुछ एजेंट हैं, पर परागण के कुछ माध्यम हैं। तो हमारा अगला टॉपिक होगा पर परागण के माध्यम। देखिए विद्यार्थियों, मैं बताया था आप सभी को पर परागण में परागकण एक पौधा के फूल से निकलकर दूसरे पौधा के फूलों पर पहुंचता है, लेकिन परागकण अपने आप इधर उधर आता जाता नहीं है, इसे कोई कैरी करने वाला, ढोने वाला, ले जाने वाला होता है। तो पर परागण में जो परागकण को इधर उधर लाता ले जाता है उसे कहते हैं पर परागण के दूत, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। पर परागण के लिए परागकण को जो अपने साथ इधर उधर ले जाएगा दूसरे फूलों पर, उसे कहा जाता है पर परागण के दूत। तो मैं यहाँ लिख दिया हूँ, पर परागण के दौरान परागकणों का स्थानांतरण अलग अलग पौधों के फूलों में होता है, जिसके द्वारा परागकण का स्थानांतरण होता है उसे पर परागण के दूत, यहाँ लिखा हूँ पर परागण के दूत या माध्यम, एजेंट्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। इसके कई माध्यम या दूत है जिन्हें मोटे तौर पर दो भागों में विभाजित किया गया। यहाँ देखिए मैं तालिका में दिखा दिया हूँ। एक पर परागण के दूत हैं, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, ये हो गया एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। इसके दो भाग, एक है अजैविक और दूसरा है जैविक। देखिए अजैविक को अंग्रेजी में कहते हैं एबायोटिक, इसमें जीवन नहीं है, ये निर्जीव है। एबायोटिक, एबायोटिक को मैं ए से प्रथम नंबर दे भी दिया हूँ कि एबायोटिक ए, और दूसरा है बायोटिक बी। ये जैविक है, जैव अजैव, सजीव अनिर्जीव, ये दोनों माध्यम से परागकण इधर उधर आते जाते हैं। निर्जीव माध्यम में हमारा दो मेन माध्यम है, एक है ये हवा और दूसरा है पानी। सबसे अच्छा इसमें बेजोड़ माध्यम हवा है, एयर है। इसके लिए फूलों को अधिक परेशानी की आवश्यकता नहीं होती है। इसके परागकण चपटे होते हैं, हल्के होते हैं, हवा में उड़ जाएंगे। साथ ही साथ फूलों में सुगंध, रंग की कोई आवश्यकता नहीं है। हानि है कि परागकण अधिक बर्बाद होते हैं, अनिश्चित होता परागण। फिर भी परागकण के लिए इसमें फूलों को कोई परेशानी विशेष नहीं है। जब हवा द्वारा परागण होगा तो इसे कहेंगे एनीमोफिली। आपसे एग्जाम में यही पूछा जाएगा कि एनीमोफिली का संबंध किससे है, तो एनीमोफिली का संबंध हवा से। जब हवा द्वारा पर परागण होगा तो इसे कहेंगे एनीमोफिली। कभी कभी देता है कि इनमें से किन पौधों में हवा द्वारा पर परागण होता है, तो आपका एक सुपरिचित जाना पहचाना पौधा नाम याद रखिएगा, धान, गेहूँ, मकई। यह एक साइकस है, नग्नबीजी पौधा, इसमें भी पर परागण हवा से होगा। इसके अलावा ऐसे भी देखते हैं तार का पेड़ है जिसमें नर नारी अलग अलग होते हैं, तो नर फूल से परागण निकलकर नारी पौधा पर हवा द्वारा चला जाता है। और मकई में तो देखते ही हैं, मकई का पौधा ऐसे खेत में खड़ा है, ऊपर में जो देखते हैं इसे धनवाल निकला हुआ है, ये धनवाल नहीं, फूल का नर फूल है, ये पौधा का नर भाग है। यहाँ पर परागकण बनेंगे और यहाँ पर जो ऐसे निकलता है ये बाल, इसी में ये जो कॉब है मकई का बाल, इसमें ये फीमेल फ्लावर है। तो है क्या कि इसी पौधा का फूल का परागकण यहाँ गिर सकता है, लेकिन अपने आप नहीं, हवा से, या फिर
मकई के कई पौधे हैं, इसका ही परागकण यहाँ आ सकता है। तो जो हवा द्वारा परागकण इधर उधर आया जाएगा इसे कहेंगे एनीमोफिली। धान, गेहूँ, मकई, साइकस में हवा द्वारा पर परागण होता है। आपको जानना चाहिए कि कई पौधे पानी भी होते हैं, पानी में तो कमल भी है। तो यदि आपको दे दे कि पानी में रहने वाले पौधों में पर परागण पानी से होगा, तो यहाँ ध्यान रखना है कि जो पौधे पानी में डूबे हुए हैं उन्हीं में पानी से पर परागण होगा। कमल का पौधा पानी में होता है लेकिन फूल उसका पानी के ऊपर होता है। तो यदि ऐसा आप दे दे कि कमल में पर परागण पानी से होता है तो ये आपका रॉन्ग गलत हो जाएगा। कमल में पर परागण कीट पतंग द्वारा होता है, पानी से नहीं होता। पानी में डूबे रहने वाले पौधे बैरिस्टेरिया, बैरिस्टेरिया के पौधा में पर परागण पानी के द्वारा होता है। इसके नर नारी भाग दोनों पानी के अंदर होते हैं, लेकिन जब परागकण जब निकलता है इसका नर भाग से तो चला आता है पानी की सतह पर, और वहाँ से इसका जो बैरिस्टेरिया का जो स्त्री भाग है, फीमेल पार्ट पिस्टिल, वो लंबी होकर पानी की सतह पर आती है और परागकण को पकड़कर फिर नीचे चली जाती है। तो बैरिस्टेरिया एक मुख्य पौधा है जिसमें पर परागण पानी द्वारा होता है, इसको ध्यान रखना है। लेकिन कमल में नहीं देना है, मुकुदनी में नहीं देना है। कई पौधे हैं जैसे जलकुंभी भी है पानी में, लेकिन इनसे मूल होता है कीट पतंग से, पानी से नहीं। इसका दूसरा भाग है जैविक। जैविक के जीवित रहने वाले सभी कारक हैं। इसमें सबसे अच्छा माध्यम कीट पतंग है, और कीट पतंगों में भी सबसे बेजोड़ माध्यम हानि भी मधुमक्खियाँ हैं। मधुमक्खियाँ फूलों पर मकरंद या मधु चूसने के लिए बैठती हैं। इसके कारण उनके पंख में, पैरों में कीट परागकण लग जाते हैं, और जब वह मधुमक्खियाँ फिर पुनः दूसरे फूलों पर जाकर बैठती हैं तो परागकण का स्थानांतरण करती हैं। जब कीट पतंगों से परागण होता है इसे कहा था इंटोमोफिली। हमारा मेन पॉइंट यही है, तो आपको एग्जाम में देगा कि इंटोमोफिली का संबंध किससे है। कई बार आया भी है, 2008, 10, 12 कई साल आया है, लगातार पूछता है इसके बारे में। तो कीट पतंगों द्वारा पर परागण जब होता है इसे कहते हैं इंटोमोफिली। इसमें मुख्य रूप से आप देखिएगा जहाँ लेमन का पौधा होगा नींबू का, तब फूलों पर मधुमक्खियाँ उड़ते रहती हैं। ये सभी मधुमक्खियाँ या सरसों में जाती हैं सभी मकरंद चूसने के लिए, और इसके दौरान परागकण का स्थानांतरण करती हैं। मधुमक्खियाँ सबसे बेजोड़ कीट पतंग एक माध्यम है पर परागण का। संसार से यदि मधुमक्खियों को हटा दिया जाए तो ऐसे कई पौधे हैं जो धरती पर नहीं उगेंगे, उनके बीज नहीं बनेंगे। सबसे अच्छा गुड पॉलिनेटर यदि धरती पर है तो वह मधुमक्खियाँ। अतः मधुमक्खियों के साथ हम लोग को दया भाव करना चाहिए, इसके साथ निर्दयता नहीं। ये सबसे अच्छा गुड पॉलिनेटर। साथ ही साथ चमगादड़ है जो रात्रिचर है, रात में उगता है। जब चमगादड़ द्वारा पर परागण होगा इसे कहा था कैरेप्टेरोफिली, और इस कैरेप्टेरोफिली का मुख्य संबंध एक पौधा से है, वह पौधा है कदम। कदम में चमगादड़ द्वारा पर परागण होता है। पक्षियाँ भी फूलों में से जाती है रस चूसने के लिए, या मुख्य रूप से रस चूसने के लिए फूलों के पास पहुँचती हैं पक्षियाँ। उसके दौरान अपने चोंच से जब वो फूल का रस चूसती हैं उसके चोंच में पराग लग जाते हैं, और उसके माध्यम से वह एक फूल से दूसरे फूलों पर पहुँचा देती हैं उसे। इस घटना को कहा था ऑर्निथोफिली। तो पर परागण का जो जैविक कारक है वह 3 मेन है, कीट पतंग, चमगादड़, पक्षी। ऐसे गाय भैंस भी जब चरती हैं तो पत्तियों को खाने के दौरान पौधों को खींचती है, हिलाती डुलाती हैं, तो पर परागण होता है। ऊख से भी पौधे को इधर उधर झकझोरती हैं, तभी पर परागण हो जाता है। तो जब पक्षियों के अलावे गाय भैंस या अन्य जंतुओं से पर परागण होगा इसे कहा जाता है जूफिली या जंतु द्वारा पर परागण। जूफिली में गाय भैंस मवेशी या अन्य जंतु आएंगे, आदमी भी हो सकता है। आदमी पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ता है, फूल तोड़ता है, इधर झकझोरता है, तो पर परागण होता है। इस प्रकार से आपको पर परागण के एजेंट को मैं क्लियर कर दिए। 2 भाग, जैविक, एक जैविक हुआ और अजैविक, ए बी अजैविक एंड जैविक। अजैविक में हवा पानी ध्यान रखना है, एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, एंड देन जैविक जिसमें कीट पतंग, चमगादड़, पक्षी, अन्य जंतु। तो कीट पतंग से होगा इंटोमोफिली, चमगादड़ से कैरेप्टेरोफिली, पक्षी द्वारा ऑर्निथोफिली, एंड देन गाय भैंस अन्य जंतु, इसे कहेंगे।
इस प्रकार से पर परागन के दूध को नियंत्रित कर रहा हूँ। अगले टॉपिक्स में आपको बता देंगे कि फूलों में ऐसी कुछ लाचारी है, ऐसी कुछ प्रबंध है जिसके कारण इनमें पर परागन होता है। हालांकि पर परागन सबसे अच्छा माध्यम है। इसे जब पर परागन होता है, पर परागन, तो बीज अच्छे बनते हैं, बीज मजबूत होते हैं, फूलों में पौधों में नए गुण आते हैं। इस तरह से परागन का सबसे अच्छा माध्यम पर परागन है और इसके ये सभी एजेंट हैं। अगले क्लास में आपको बताएंगे कि पर परागन क्यों और कैसे होता है। थैंक यू।